आदरणीय श्री देवेंद्र राव जी, पूर्व मुख्यमंत्री और आज के सभाध्यक्ष आदरणीय कुसुम जी, जो यहाँ पे महिला कमीशन की अध्यक्षा है, और आदरणीय आचार्य जी तथा प्रांगण में उपस्थित सभी बच्चे और अतिथिगण। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इतनी बड़ी हस्तियों के साथ यहाँ मंच पर आसीन हूँ, और उससे बड़ी बात है कि आप बच्चे, खासकर विशेष तरह जो ये कार्यक्रम है बच्चों के लिए है और यहाँ पर उपस्थित हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ समय में जो भी हमें समय मिलता है, आपके काम की कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको भविष्य या पूरे समाज के लिए काम आए। आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो है प्री वेडिंग काउंसलिंग। आपने काउंसलिंग बहुत तरह की सुनी होगी। जब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो उनको ज्यादा तरह की काउंसलिंग नजर आती है, वो है करियर काउंसलिंग, या कभी किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाते हैं, वहां पे काउंसलर बैठे होते हैं। एक्चुअली ये दोनों जो काउंसलिंग है ये इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग है, जहां आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है खाली कहीं से, जो उनका इंस्टीट्यूट के बारे में या कॉलेज के बारे में वो आपको, या आपके भावी करियर के बारे में वो काउंसलिंग मिलती है या वो इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं काउंसलिंग में, वो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। जैसे प्री मैरिज काउंसलिंग जो यहाँ पे है, शादी से पहले की जो काउंसलिंग है, जो युवा बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों काउंसलिंग का रोल है। तो हम शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है प्री वेडिंग, यानी कि शादी से पहले। जब हम बात करते हैं शादी या विवाह, यहां ज्यादातर बच्चों को या ज्यादातर लोगों को जब मैं पूछता हूं या पूछूंगा, या दूसरे सेशंस में भी मेरी बात होती है, तो विवाह से आप लोगों का क्या मतलब है? ज्यादातर लोगों का जो, पहले मैं ये पूछना चाहूंगा यहाँ पे नॉन हिंदूज कौन कौन है कोई अवेलेबल? सब हिंदूज हैं? वेरी नाइस। मैं चाहता हूं कि सभी जाति के और सभी धर्मों के अगर लोग हो, ये किसी एक उसके लिए नहीं है, वो यहाँ पर उपस्थित हो, क्योंकि ये हमारा ऐसा विषय है जो सबको आज नहीं तो कल फेस करना पड़ता है, और हमारे हर समाज में इसकी जरूरत है और चलता है। जब हम शादी और विवाह की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग हिंदू हैं, वो क्या जवाब देते हैं कि ये दो आत्माओं का मिलन शादी, ठीक है। जब शादी हिंदुओं की बात होती है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये जन्म जन्म का संबंध है। बाकी जो रिलीजन्स हैं, जैसे हम मुस्लिम में जाएंगे, क्रिश्चियन में जाएंगे, यहूदियों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। अब इन दोनों चीजों में क्या अंतर है? जब हम हिंदू रीति से शादी की बात करते हैं तो ये जन्म जन्मांतर मतलब न टूटने वाला शब्द है। और जब आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो आपको हिंदू डिक्शनरी में या हिंदी डिक्शनरी में या हिंदी साहित्य में कोई भी डिवोर्स की मीनिंग नहीं मिलेगी, एक मीनिंग नहीं मिलेगी। जिस तरह से आपके मुस्लिम समाज में है तलाक शब्द एक शब्द है, डिवोर्स इंग्लिश में एक शब्द है, लेकिन हिंदू में ऐसा कुछ नहीं है। विवाह विच्छेद जो कि बाद में डेवलप हुआ है, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा धर्म है हिंदू,
वो जन्म जन्मांतर का संबंध मानते हुए उसमें तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आज हमें इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी है? इसीलिए कि अब हमारे समाज में भी तलाक बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। राहत की बात यह है कि अभी भारत में तलाक की संख्या बहुत कम यानी कि मिनिमम पे है। और जब हम इसको आंकड़ों के रूप में देखते हैं तो यहाँ पे ऐसा बता सकता है, जो आइडिया से भी लगा सकता है, जो ये बताए मुझे लगभग कितने % तलाक होते होंगे इंडिया में हिंदूज के? यस, 3%। एनीबॉडी एल्स? ऐसा नहीं है। जो अभी भारत देश में है, खासकर हिंदूज में, इसकी संख्या सिर्फ 1% है, जो बढ़ रही है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। दूसरा रीजन ये भी है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। जब हम मैक्सिमम पे जाते हैं तो ये है मालदीव्स, जहां मोर देन 5%, जो कि बहुत ज्यादा होता है। हमें जब हम परसेंटेज में काउंट करते हैं तो बड़ी कम सी लगती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। अब मैं बढ़ती हुई जो हमारी तलाक की प्रॉब्लम्स है इंडिया में, उसकी जब मैं बात करता हूं तो एक छोटा सा आइडिया आप इस बात से लगा सकते हैं कि देहरादून जैसे शहर में सन 2000 में एक भी फैमिली कोर्ट नहीं था। थोड़े बहुत केस होते थे, वो सिविल कोर्ट से डिसाइड होते हैं। लेकिन आज कितने लोग हैं, कितने जानते हैं जो फैमिली कोर्ट में, जो देहरादून में फैमिली कोर्ट का नंबर जानते हो? आज यहाँ पे 5 फैमिली कोर्ट है। और दुख की बात यह है कि सबसे ज्यादा भीड़ आज के समय में फैमिली कोर्ट में ही है, जिसको हमें कम करना है। और कम करने का तरीका यही है कि हमें शादी के बारे में कुछ पता हो। आप सभी बच्चे लगभग वयस्कता को प्राप्त कर रहे हैं, आज नहीं तो कल इस संबंध में आएंगे, और इसके बारे में सोच विचार बहुत जरूरी है। कुछ कारण है कि आज इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है कोर्ट में और तलाक बहुत बढ़ता जा रहा है। जब हम शादी की बात करते हैं तो तलाक उसके साथ आजकल जुड़ा हुआ है, लेकिन कारण क्या है? और अगर हम लोग शादी और तलाक दो शब्दों का मीनिंग अगर समझ लें तो ये चीजें कम हो जाएंगी। शादी की जब हम बात करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कॉन्ट्रैक्ट हटा के या हम जन्म जन्म की बात करते हैं, पर्पस लगभग एक जैसा है। जब हम शादी करते हैं तो ये सिर्फ लड़के और लड़की यानी कि दो लोगों की शादी नहीं है, कम से कम हमारे समाज में। और जब आप बहुत गहराई से देखेंगे तो सारे समाज का यही हाल है। सब चाहते हैं कि जो शादी है वो पति पत्नी की तो होगी, लड़के लड़की की तो होगी, लेकिन समाज के साथ भी और परिवार के साथ भी उनका जुड़ाव हो। अगर हम प्री मैरिटल जो काउंसलिंग है, इसका मतलब यह है कि शादी से पहले हम इस बात को समझ लें कि वास्तव में तलाक क्यों हो रहे हैं, तो ये तलाक की जो समस्या है, परिवारों की समस्या है, ये कम की जा सकती है। तलाक सिर्फ एक पति पत्नी को ही प्रॉब्लम नहीं देता है, बल्कि पूरे परिवारों को, पूरे समाज पर और आने वाली जनरेशन पर इसका असर पड़ता है। तो हम आगे इसी पे ज्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा हिंदू धर्म है, इसमें
लगभग 8 तरह की शादियों को मान्यता दी गई है। लेकिन जब हम बात करेंगे तो सिर्फ ब्रह्म विवाह की बात करेंगे, जिसके बारे में अगर ज्यादा मौका मिलेगा तो जानिए शायद ज्यादा अच्छी तरह से समझा सके। जो हमारी अरेंज मैरिज जिसको हम बोलते हैं वो एक ब्रह्म मैरिज, और उसी को हम यहाँ पे प्राथमिकता और मान्यता देते हैं। अब बात आती है कि काउंसलिंग क्यों, क्या है मैरिज काउंसलिंग में, है क्या, क्यों जरूरत है इसकी। और जहां तक मेरा मानना है, शादी से पहले हर एक बच्चे को या हर एक युवा को, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो चाहे सामूहिक रूप से हो, मैरिज काउंसलिंग या मैरिज काउंसलर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। हालांकि आपको लगता होगा कि क्या है, शादी सब करते हैं, करोड़ों लोग करते हैं, चलती भी है, कुछ टूटती भी है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा मैंने अभी पहले बताया, अगर आप शादी करते हैं तो पहले तो शादी का मतलब पता होना चाहिए, और डिवोर्स को अगर आज नहीं तो घर जाके डिक्शनरी में पढ़ना या इसकी मीनिंग। ये एक शब्द का छोटी सी मीनिंग नहीं है, जब आप इसको पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, जैसे शादी से वैसे डिवोर्स। जितनी सुनहरी शादी है उतना ही भयानक परिणाम डिवोर्स के लिए। जब डिवोर्स लेते हैं पति पत्नी तो ऐसा लगता है कि बहुत खुश है उनको, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा, चाहे वो अदालत के आदेश से हो या आपसे समझौते से हो, जब वो डिवोर्स लेते हैं तो एक न एक की आंखों में आंसू जरूर होते हैं, और वो बताता है कि डिवोर्स एक अच्छी चीज नहीं है। कितना उन्होंने सहन किया होगा, कितना समाज में और कितना अदालतों में, ये वही बता सकता है। काउंसलर्स जो है आपको बताएंगे, आपकी स्टडी करेंगे दोनों की कि भाई ये दोनों शादी करने लायक है या नहीं। हम लोग हैफेज़र्डली अपने पार्टनर्स को चुन लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि किस तरह से उसके साथ रहेंगे या क्या हम उसके साथ रह पाएंगे या नहीं। अगर मैं यहाँ कुछ लोगों से, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उनसे पूछा जाए व्हाट आर द रीजंस फॉर मैरिज, यानी कि शादी के कारण क्या है, क्यों कर रहे हो तुम शादी, काफी लोगों का जवाब कुछ को सूझेगा ही, सिर्फ यही सूझेगा बड़े हो गए शादी करनी चाहिए, परिवार ने कहा और ये चलता आ रहा, क्या यही है काफी। जब हम शादी करते हैं तो हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए जो बहुत जरूरी है, कि शादी के बाद हमें इस पे सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। सलाह मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर चीज के लिए किसी काउंसलर के पास जाएं या किसी बहुत पढ़े लिखे इंसान के पास जाएं। बेसिकली हमारे समाज में हर एक जो आपसे एक्सपीरियंस बंदा है वो एक काउंसलर है, जो रजिस्टर्ड काउंसलर है, जो स्थापित काउंसलर है, उनके पास कुछ टेक्निक्स है और कुछ चीजें हैं जो ज्यादा गहनता से आपको समझा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले काउंसलर्स आपके माँ बाप, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके एरिया में सम्मानित व्यक्ति, उनसे सलाह लें। इसमें हेजिटेशन वाली कोई बात नहीं। अब भी हमारे जो युवा हैं वो हेजिटेट करते हैं शादी की बात करने में। अगर माँ बाप बोलते हैं शादी कर लो भाई, या तो चले जाएंगे, वो कहेंगे नहीं अभी कोई टाइम नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन वो कोई अच्छी बात नहीं, बात करो। जब हम शादी की बात करते हैं तो उनमें जो खास चीजें जिनके बारे में हमें सोचना है, वो सबसे पहले आते हैं कि शादी के बाद हमारे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, हमारे बच्चों के बारे में कुछ, क्या हम बच्चे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हमारी खासकर लड़कियों के बारे में कि इसके बाद मेरी फैमिली क्या होगी और कैसी होगी।
एक बहुत इंपॉर्टेंट शादी का जो हिस्सा है वो सेक्स लाइफ है। हमारी सेक्स लाइफ कैसी रहेगी, इसमें हेजिटेशन की कोई बात नहीं, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा आता है कि घर का काम, उससे पहले ये आता है कि मुझे परिवार में रहना है कि मैं पति के साथ अलग रहूंगी या पत्नी के साथ अलग रहूंगा। फिर एक दूसरे से हमारी उम्मीदें क्या है, पति से, पत्नी से या उनके परिवारों से। और आजकल जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, क्योंकि सब एजुकेटेड है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है हमारा करियर, खासकर लड़कियों के लिए कि मैं शादी के बाद अपनी एजुकेशन पूरी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या मैं अपना जो करियर है उसको फॉलो कर पाऊंगी या उसको आगे बढ़ा पाऊंगी कि नहीं बढ़ा पाऊंगी। ये चीजें हमें पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए शादी से पहले। और ये पता होना चाहिए हमें, शादी होती है अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन तलाक क्यों होते हैं, उसके बेसिक कारण क्या है? अभी तक जो हमारे नॉलेज में है या डिफरेंट सर्वेज हैं, यहाँ हमारी मैडम बैठी हैं, इन्होंने भी बहुत सारा सर्वे पे किया है महिला आयोग में होने के बाद, लेकिन सबसे ज्यादा है कमिटमेंट, लड़के का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति आफ्टर मैरिज। 75% जो प्रॉब्लम्स हैं वो कमिटमेंट से। दूसरा आता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी से पहले और इवन शादी के बाद भी, ये शादी में बहुत बड़ा रोल है। तीसरा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ये स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियां सोचती हैं शादी के बाद हमारा कोई काम नहीं है, पति एक एटीएम है, जाकर हमें सिर्फ एंजॉय करना है। एक और मेजर जो पार्ट है जो आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है वो है ड्रग्स एंड एल्कोहलिज्म। ये इसके बहुत सारे रीजन हैं। कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट्स या कुछ बच्चे शादी से पहले इनको ड्रग की हैबिट होती है, जब शादी होती है कुछ छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ते हैं और फिर इसको फॉलो करते हैं। इसमें जो पार्टनर्स होते हैं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियां भी, उनका बहुत बड़ा रोल है, वो हमें समझने की जरूरत है। तीसरा है दहेज की मांग। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि दहेज के कारण ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, दहेज कानून बन गया। लेकिन अभी जो हमारा समाज है जिस तरफ जा रहा है, यहाँ वास्तविक दहेज के केसेस बहुत कम है, और जो है भी वो लड़के या लड़कियों की तरफ से नहीं है। अब आप कहोगे कि लड़कियां क्या दहेज मांगती हैं? दहेज तो सारा लड़के ही मांगते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको बहुत बारीकी से सोचेंगे तो आप चीजें देखेंगे। जब लड़की किसी लड़के से शादी करती है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? कितना कमा रहा है, कितना बड़ा घर है, कितना बिजनेस है, कितना पैसा बचा लेता है, बैंक में कितना पैसा है, आदि आदि। अगर उसके पास ये है इट्स गुड, शादी हो जाएगी, नहीं है तो नहीं होगी। दूसरी तरफ कुछ लड़के कम कहता हूं मैं, पेरेंट्स, कि भाई क्या क्या दे सकते हो, कार दे सकते हो, ये दे सकते हो, वो दे सकते हो, अगर है तो शादी हो जाएगी, नहीं है तो माफ कर दो। ये चीजें हमें देखनी है, किसी भी तरफ से ना हो, लेकिन कम हो रही है, मुझे इस बात की खुशी है। आजकल जो लड़के हैं लड़कियां हैं थोड़ा इस बात पे कम जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ ज्यादा हो रहे हैं। एक और है मजबूरी में शादी करते हैं कुछ बच्चे,
हमने न तो लड़के को देखा है, न लड़के ने लड़की को देखा है। पेरेंट्स ने किसी और कारणों से, बिजनेस कारणों से या पारिवारिक कारणों से जबरदस्ती शादी कर दी। ये बहुत बड़ा कारण है जो बाद में डिवोर्स की तरफ जाता है। एक चीज है करियर, ये आजकल बहुत ज्यादा है, खासकर लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है। जब लड़कियां शादी करके जाती हैं, क्योंकि अभी जहां लड़की शादी करके जा रही है वहां पे परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, दोनों के बीच एक जनरेशन गैप है जो न तो आज भरा गया और न पहले भरा गया है और न भविष्य में भरा जाएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले एक स्पीच सुन रहा था, शायद ओशो का नाम आपने सुना होगा, उनकी स्पीच सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह सुबह 6000 साल पुरानी किताब का अंश पढ़ रहा था। 6000 साल, यू कैन इमेजिन। वो बुक चाइना में रही होगी, वहां का बुक थी या लेख था, जो भी था, उसको पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे आज ही लिखी गई थी। और वो बुक में क्या था, जो मेन थीम थी कि बच्चे बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप का कहना नहीं मानते, बड़ों की इज्जत नहीं करते और बड़े लोग बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते। और बिल्कुल सेम चीज आज हो गई है। हमने अपने पेरेंट्स को या बुजुर्गों को भी सुना है, आजकल के बच्चे, बहुत साल पुरानी बात है, मैं तो 50-60 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और आज भी यही आजकल के बच्चे। और जब मैंने आपको 6000 साल पुराने एग्जाम्पल दिया है तब भी वही है। यानी कि बेसिक चीजें चेंज नहीं होंगी, हमें उनको देख के ही आगे बढ़ता रहना। एक और प्रॉब्लम आती है ईगो। लड़का कहता है मैं एमबी हूं, लड़की कहती है मैं भी एमबी हूं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अगर एक ने बात करनी छोड़ दी तो दूसरा कभी बात नहीं करेगा, तो मैं क्यों बात करूं? मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं जहां सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से चीजें तलाक की ओर चली गई, क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते, ईगो के बाद। एक ही घर में रह रहे हैं, पत्नी पति के लिए खाना बना रही है, नहीं पति पत्नी के लिए खाना बना रहा है, प्लेट सरका देंगे लेकिन बात नहीं करेंगे। और शादी का और किसी भी रिलेशनशिप का जो बेसिक चीज है वो कम्युनिकेशन है। हमें कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से। कम्युनिकेशन में क्या होता है, कभी कभी बातें बिगड़ जाती हैं, लेकिन बिगड़ तो रखी है ऑलरेडी, थोड़ी और बिगड़ देंगे कोई बात नहीं, लेकिन सुधरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और कोई भी रिलेशनशिप बिना कम्युनिकेशन के नहीं सुधर सकता, ये पक्का है। मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, जब मैं एक एक करके काउंसलिंग करता हूँ। पहले सपोज मैंने लड़की को बुला लिया, फिर उसको बात करी, जैसे सर मैं तो घर जाने को तैयार हूँ, घर बसाने को तैयार हूँ, बहुत अच्छी बात है, जरा तुम्हारे अब तुम जाओ पति को भेजो। नहीं, मैं कैसे भेज दूँ, मैं तो बातें नहीं करती। तो मैंने कहा घर किस बात का बसाने जाना है, जब तुम पति को वहां से नहीं बुला सकते तो कैसे घर बसेगा? तो ये चीजें जो ईगो है उसको हमें पति पत्नी के रिलेशनशिप में अलग रखना है। जब हम पति पत्नी की बात करते हैं या परिवार की बात करते हैं, तो परिवार जब शुरू होता है पति पत्नी और उनके बच्चे। हालांकि लोग इसको बड़ा वो करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा परिवार है, माँ है, बाप है, ये है, वो है। लेकिन सबसे पहले जब हमारा परिवार शुरू हो, तो परिवार की बात करता हूं मैं एज एन इंडिविजुअल, एज ए पति पत्नी। तो पति और पत्नी और फिर उनके बच्चे। ये कभी नहीं कहता हूं कि अपने माँ बाप को छोड़ दिया जाए, उनकी इज्जत कम कर दी जाए। अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट है, वो अपने कमरे में, अपने बेडरूम में उसको खत्म करें, पूरे परिवार को पता नहीं चलना चाहिए। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के युग में, वो है सोशल मीडिया, जिसे मैं शॉर्ट में या तो टेलीफोन कह दूं या टीवी कह दूं। आजकल के बच्चे टीवी भी कम ही देखते हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ मोबाइल में है, और ये मोबाइल बहुत ही खतरनाक चीज है।
इसमें एक चीज बड़ी जो इंटरेस्टिंग मेरे सामने आई है वो ये है, जो पढ़े लिखे बच्चे, जो मैं यहाँ जब भी बात करता हूं तो हमारे सामने विवाहित जो जीवन है वो पढ़े लिखे लोगों का भी है, अनपढ़ लोगों का भी है, कम पढ़े लिखे लोगों का भी है। तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनमें जो मोबाइल है वो देखने की आदत कम है। कम का मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं कि वो टाइम कम ले रहे हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो वो अपने काम की चीज करते हैं। लेकिन जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, खासकर लड़की हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनको भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचना है, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसी चीजें उसमें देखते हैं जो किसी काम के नहीं होती और उसमें समय बर्बाद होता है। आप कोई भी सीरियल देख रहे हैं या आप कोई भी मैसेज देख रहे हैं, किसी ने ये डाला है वो डाला है, आपने कभी एनालाइज किया है कि वो आपके कितने काम आया? देखा बोले, या अगर काम आएगा तो उसकी जो बुराई है वो एकदम काम आ जाएगी। तो उससे थोड़ा दूर रहें, खासकर जब मैरिज हो जाती है तो फोन सिर्फ लड़की या लड़का ही यूज नहीं कर रहा होता है, बल्कि जो लड़की का परिवार कई मील दूर बैठा है, हजारों मील दूर भी बैठा है, तब भी वो डिस्टर्बेंस करता है। उसको आपको अवॉइड करना है, अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है। हम ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर वालों से बात न करें, ये न करें, लेकिन अब तुम्हारा घर, हमें पूरी आजादी है। आप लड़का है, आप लड़की हैं, आपकी इंडिविजुअल एंटिटी है, लेकिन उसके साथ साथ आप अब एक परिवार में, शादी का जो मेन चीज है वो परिवार को चलाना और समाज को चलाना। अगर आप आगे चले भी जाते हैं अकेले होकर, जब आप बहुत समय बाद शादी के महत्व को समझें, जब कोई भी अपने करियर के उसमें या किसी भी उसमें शादी नहीं करते, या कभी कभी कोई लड़का या कोई लड़की अपोजिट सेक्स से हेट करने लगता है और उन्होंने सोचा कि शादी से अच्छा है कि हम जिंदगी अकेले बिताएं, या किसी आप करियर में जा रहे हैं, बहुत आगे जाने के लिए शादी का, परिवार का डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन एक मुकाम पे पहुंचने के बाद जब उसका एंड होता है तब आपको लगता है सबसे बड़ी गलती जिंदगी की है कि मैं शादी नहीं की। उस चीज को अवॉइड करें। और दूसरी जो एडजस्टमेंट है, शादी एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है। आपको एडजस्ट करना है तभी शादी आगे बढ़ती है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल बहुत है, जैसा अभी सामने भी बताया कि ऑफिशियली लगभग 4000 कपल्स की मैं काउंसिल कर चुका हूं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जब बात छोटी सी होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या कोई यहाँ पे ये मानने को तैयार है कि एक कार के कलर के लिए भी डिवोर्स हो सकता है? बड़ी हंसी आती है और ताज्जुब होता है, लेकिन ऐसा हुआ और होता है, बहुत ही चलता रहता है। अब आप कहेंगे कार के कलर पे कैसे डिवोर्स हो सकता है? थोड़ा बता दूं आपको। ये जो घटना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर, उनकी वाइफ, दोनों की लव मैरिज, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो लड़का था, अब उसके साथ उसकी बहन भी रह रही है, उसका परिवार भी छोटा सा परिवार था, कोई बड़ा नहीं था, तो उसको कुछ बातें भी उनकी सुननी होती है। लड़के के लिए बड़ी समस्या, पत्नी भी सुने तो माता कहेगी कि मेरे से हाथ से निकल गया, माता की सुने तो पत्नी कहेगी मेरे हाथ से निकल गया। क्या यहाँ पे ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन बात ये थी कि उनको एक कार खरीदनी थी। जिस दिन कार खरीदने के लिए जाना था, उस दिन वाइफ को कुछ काम आ गया, तो उसने कहा पत्नी से, ठीक है मैं चला जाता हूँ,
और अपनी बहन को लेके चला गया, वाइफ को बहन जब वहां कार सेलेक्ट की तो उसने कह दिया ठीक है ये कार हमने सेलेक्ट कर ली, और उसमें मेरी जो बहन है उसको भी अच्छी लगी। बस वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई कि तुमने मेरी पसंद क्यों नहीं पूछी, सिर्फ बहन की पसंद क्यों पूछा। अब वो बढ़ते बढ़ते तलाक पर पहुंच गए, लास्ट में तलाक भी होगा। लेकिन जब मैंने बाद में उसको एनालाइज किया तो ये बात सिर्फ कार के रंग की नहीं, वास्तव में जब से उनकी शादी हुई थी, भले ही वो लव मैरिज थी, कुछ छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती है जिनको उन्होंने संभाला नहीं, डिस्कस नहीं किया, चाहे वो किसी भी कारण से किया हो, और लास्ट में वो सिर्फ कार के रंग पे ब्लास्ट होके और डिवोर्स तक पहुंच गए। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक और मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। अब यहां पे छोटी चीजें नहीं है, यहां पे ईगो। एक काउंसलिंग मेरे पास आई, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, हमें भी जरूर नहीं हुआ, 14 साल की शादी। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं कि 14 साल की शादी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं कोर्ट में, आप जब जाओगे कि 80 साल का वृद्ध भी एक तलाक के लिए आया था। 14 साल की शादी, और उसमें जो वाइफ है वो पति के घर रहती है। जिस दिन से शादी हुई उस दिन से वो अलग रूम में रह गई, पति पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं, लेकिन पत्नी उस घर को छोड़ना नहीं चाहती। कारण पूछा गया, हाँ वहां भी देखो ना, वहां भी लव मैरिज, तो कारण पूछा गया तो बहुत ही सिली सा कारण था, ईगो का कारण था। वो ये था, पति जॉली था, इंटेलिजेंट लड़का था, ठीक है, वो छोटी मोटी चीजों पर ज्यादा बॉदर नहीं करता था। जब वो शादी के लिए आया तो ऐसे शर्ट पैंट पहन के, उसमें कोई ड्रेस होती है शादी की, क्या क्या होता है, जो भी होता है, वो नहीं पहने। लड़की ने देखा तो हालांकि फॉर्मेलिटी सारी पूरी हुई, लेकिन उसने उसको वहीं पूछा कि भाई तो ऐसे कैसे आ गई, शादी है, तुझे अच्छी ड्रेस पहन के आनी चाहिए थी, कोई अचकन पहन के आनी चाहिए थी, कोई सूट पहन के आना चाहिए, उससे तो फर्क क्या पड़ रहा है, शादी है, अचकन से शादी कर रही है, मेरे से शादी कर रही है। खैर उस समय कुछ नहीं हुआ, सारी रस्में हो गई, लड़की घर भी आ गई, वहां भी चीजें हुई, लेकिन उनकी न तो सुहागरात हुई, और उसी दिन से लड़की अलग हो गई। फिर मैंने उनको कहा शादी का मतलब क्या है, सिर्फ वो क्यों रह रही है वहां। एक तो हमारे कानून ने कह दिया कि इसको घर से आप जल्दी से बाहर नहीं निकाल सकते, दूसरे उसको मेंटेनेंस भी देना है। उसका पर्पज ये है कि मैं इसे इसके किए की सजा दूं, लेकिन वो ये नहीं सोचा कि सजा मुझे भी मिल रही है, आज अकेली अब भी हुई है, हो सकता है आप तलाक होने वाला उनका, क्योंकि वो काउंसलिंग से बाहर निकल गई है। तो ऐसी ईगो क्या हुआ, दो घर बर्बाद हो गए, दो परिवार बर्बाद हो गए, दो एंटिटीज बर्बाद हो गई, दोनों पढ़े लिखे। वो लड़की कोई काम भी नहीं कर सकती और वहीं रह रही है, उसके परिवार वाले उसको देख देख के परेशान हो गए। उसके परिवार वाले मतलब लड़के के 24 घंटे वहीं पे है, उसका यही कहना था मैं यहीं आकर तुम्हारे छाते को मूव कर लूंगी, और वही कर रही है। वो चीजें ना आने पाए, इसीलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग। अब जब प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात फिर आती है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां इसको कंपलसरी कर दिया गया, और बहुत अच्छी बात है। इंडोनेशिया जैसी कंट्री में वहां पे 3 महीने का कोर्स कंपलसरी है, आपको कोर्स करना है, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बाद आपकी शादी। आप इधर मेडिटेरियन कंट्रीज में जाएंगे या मिडिल ईस्ट में जाएंगे, वहां पे कंपलसरी काउंसलिंग है, लेकिन उसका नाम थोड़ा अलग है, PMSGC, यानी कि प्री मैरिटल स्क्रीनिंग एंड जेनेटिक काउंसलिंग। जब जेनेटिक वहां क्या है, वहां जेनेटिक काउंसलिंग शुरू हुई थी शादी से पहले, लेकिन अब उसको प्री मैरिटल में कन्वर्ट कर दिया है, और भी चीजें उसके साथ है। जो ये कंट्रीज हैं, जो मेडिटेरियन कुछ कंट्रीज है, मिडिल ईस्टर्न
कंट्रीज है उनमें एक डिजीज है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, बीटा थैलेसेमिया। वो बहुत प्रेवलेंट है, वहां पे ब्लड रिलेटेड डिजीज है। वहां जब उसको रोकने के लिए जो जेनेटिक काउंसलिंग है वो शुरू की गई थी। उसमें क्या है कि ये जो ब्लड रिलेटेड डिजीज है ये एक पेरेंट से बच्चों में या दोनों पेरेंट्स से बच्चों में जाती है और उससे पूरी सोसाइटी में गड़बड़ होती है। तो उसको रोकने के लिए मेडिकल चेकअप और उसके साथ साथ प्री मैरिटल काउंसलिंग कंपलसरी है। अब हमारे जब देश में आते हैं, अगर आप गोवा जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, केरला जाएंगे, तो वहां पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स पूरी तरह से अवेयर हैं और वो प्राइवेट काउंसलिंग पे जाते हैं। हालांकि वहां पे अभी कंपलसरी नहीं हुआ है, लेकिन वहां की जो वुमेन कमीशन सेल्स हैं, जो महिला आयोग हैं, उन्होंने कम से कम इस समय केरला, तमिलनाडु और गोवा में इस बात को रिकमेंड कर दिया है गवर्नमेंट से कि आप प्री मैरिटल काउंसलिंग जरूर करें, कंपलसरी करें। और मेरा भी यही मानना है, ऐसा होना चाहिए। हम लोग बाहरी चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। शादी होगी, उसमें प्री मैरिज क्या होती है, वो शूटिंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, कुछ सेरेमनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जरूरत क्या है। क्या ये जरूरत है? प्री मैरिज शूटिंग की जरूरत है सिर्फ लड़कियों को? लेकिन लड़का भी तो दबाव में आ जाता है ना, जबरदस्ती चलो भाई। एनीवे, लेकिन हम बाहरी चीजों को देख के वेस्टर्न कल्चर में को अडॉप्ट करने के उसमें, अगर मैंने आज यह कह दिया किसी डिस्कशन में, अरे अमेरिका में तो ऐसा होता है, यूरोप में तो ऐसा होता है, तो आप बड़ी आसानी से उसको मान लेते हैं। हमें भी वही करना चाहिए। अब यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जब बात आ गई तो बात चलिए कि बर्थडे में कितने लोग केक काटते हैं? सभी काटते हैं? कोई ऐसा है जो नहीं काटता है? तो वेरी गुड, वेरी गुड भी नहीं, ठीक है, जो काटते बहुत अच्छा है। लेकिन कितने लोगों को ये पता है, जरा हाथ खड़ा कर देता है मुझे, कि बर्थडे केक राउंड ही क्यों होता है और उस पे जो कैंडल्स लगती हैं उनका क्या महत्व है? बस हमने देखा कैंडल बुझाए और काट दिया। कितने लोगों को पता है जो मुझे बताए कि राउंड केक क्यों होता है? हाँ बताएं। एनीबॉडी एल्स? तो हमें बाहरी रूप से मत देखो, जब हम कोई काम करते हैं तो लॉजिक लगाओ, उसको ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली जो केक काटने का जो सिस्टम है वो ग्रीक सिस्टम है। फिर उसके बाद उसको जर्मनी में भी फॉलो किया गया, लेकिन ग्रीक में क्या करते थे, ग्रीक की जो उस समय गॉडेस थी या देवी थी, वो मून को गॉडेस के रूप में मानते थे, इसलिए मून की शेप में केक बनाया जाता है। और फिर उसके साथ जो कैंडल्स लगाई जाती हैं, जब हम उनको बुझाते हैं तो उनका मानना ये था जो उसका धुआं है, जो स्मोक है, वो ऊपर मून तक जाता है और हमें गुड विशेष मिलती है। उसके में जो फूंक मारने का जो सिस्टम है, बुझाने का जो सिस्टम है, वो भी एक सुपरस्टिशन है। वो कहते हैं अगर एक फूंक में बुझा दिया तो बहुत अच्छा होगा, और अगर एक फूंक में नहीं बुझा तो बड़ा खराब होगा। तो कुछ अंधविश्वास भी उन समय दूर रहना चाहिए। आप सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कोई भी त्योहार हो, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे कैसा भी हो, हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए अपने अपने हिसाब से। ये नहीं कि आप ईद की दिवाली की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और दिवाली भी ईद की तरह, वो नहीं।
सेलिब्रेशन का ये मतलब होता है कि एक दूसरे से घुले मिले, सामाजिक सौहार्द के बारे में उस तरह, इसी तरह से ये है। और जब मैंने बताया जर्मनी की बात करते हैं, वहां पे केक में सिर्फ एक कैंडल लगाई जाती है। वो क्यों लगाई जाती है? वो रोशनी के लिए, कि चांद की जो रोशनी है वो भी रिफ्लेक्ट हो, और इस जो कैंडल की रोशनी है वो भी रिफ्लेक्ट हो, आपको एक उज्जवल भविष्य में। यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे जो टेक्स्ट बुक के अलावा भी कुछ किताबें पढ़ते हैं? पढ़ने का शौकीन कौन कौन है? कौन सी किताब है आपकी फेवरेट? ठीक, अच्छी बात है, भगवत गीता पढ़ने की अच्छी बात है, अपने रिलीजियस बुक्स पढ़ने अच्छी बात है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप साथ में कोई स्टैंडर्ड नॉवेल्स, कोई स्टैंडर्ड बुक्स हमेशा आपके साथ चलती रहनी चाहिए। साथ चलती रहने को जेब में लेकिन घूमना है। जब भी आप दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा निकालें, दूसरे साहित्य पढ़ें, दूसरी किताबें पढ़ें। मैं जब हम प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात करते हैं तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, इसको नोट कर लें, शायद आपने सुनी भी होगी, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस। किसने सुनी है बुक? इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग या आफ्टर मैरिज कुछ टिप्स जरूर मिलेंगे। एक चीज ये जॉन ग्रे की लिखी हुई है, एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे इस किताब में। हम लोग परेशान क्यों रहते हैं पति पत्नी में, उसने लिखा बड़े अच्छे शब्दों में, बहुत ही सुंदर तरीके से। आमतौर पर हम लोग परेशान इसलिए रहते हैं कि अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति भी, हम क्या चाहते हैं कि अपोजिट सेक्स वाला व्यक्ति भी हमारे जैसा हो और उसकी सोच भी हमारे जैसी हो, जैसा हम सोचें वैसा ही वो सोचे, जो कि इम्पॉसिबल है और होना भी नहीं चाहिए। हम दो एंटिटीज हैं, पति और पत्नी की एक सोच हो गई तो वो घर नहीं चल सकता। सोच अलग अलग चल सकने का मेरा मतलब है डेवलप करना। जब दो सोच मिलेंगी तभी हम डेवलप करेंगे, और ये हो ही नहीं सकता। स्त्रियों के सोचने का अलग तरीका है और पुरुषों के सोचने का अलग तरीका है। एक चीज और लिखी है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, महिलाएं बोलते बोलते ही सोचने की कला में माहिर होती हैं। मतलब वो बोलते बोलते चीजों को ट्विस्ट कर सकती है, लेकिन पुरुष जब सोचते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। ध्यान रखना है आपको। तो जितने पुरुष हैं बी अवेयर, क्यों महिला बोले जा रही है, सोच नहीं रही है, सोचती ज्यादा है। एक चलता भी है कि जो महिलाओं की एक सेंस है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और ऐसा है भी। आप कभी इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जब आप किसी भी तकलीफ में होते हैं, खासकर पति पत्नी या बच्चे, तो किसी बात का सॉल्यूशन आपको इंस्टेंटली महिलाओं से मिल जाता है। वो बिना सोचे बता देगी, और फिर बाद में आप ऐसा नहीं होता तो आप उस समय मना कर दोगे, लेकिन जब बाद में आप सोचोगे यस, जबकि आपने उस बारे में कोई बात नहीं करी, कोई जरूरत नहीं, तो एक सेंस एक्स्ट्रा है। उसके लिए जेंट्स को थोड़ा सा कॉशियस रहना है। फिर हम लौट के जो उस पर आते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग पे। बहुत लंबा एक्चुअली टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके लिए जब आप काउंसलर पे जाते हैं तो 2 सेशन, 4 सेशन, 6 सेशन, इस तरह से काम चलता रहता है। लेकिन जब यहाँ पे शॉर्ट टाइम में हम बात करते हैं तो मैं आप लोगों को, जब भी आप शादी करने जाए तो रीजन के बारे में जरूर सोचें कि हम शादी कर क्यों रहे हैं। और रीजन मैंने बताया, सबसे पहले दोनों पार्टनर ये डिसाइड करें कि हमें बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं। ये बहुत कॉमन चीज है आजकल। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी लड़की जर्नलिस्ट है, लड़का भी बैंक में पीओ है, लव मैरिज है दोनों की, लेकिन दोनों फैमिली के प्रेशर के बाद भी वो लोग नहीं चाहते कि बच्चे हों।
एक दिन उसके फादर ने मेरे से बात भी करी। मैंने कहा भाई क्या बात है? कह रहे हमने कुत्ता पाल लिया है, ऐसे कौन पालेगा? तो मतलब इतनी सोच नीचे नहीं होती। कुत्ता पालो, कुत्ता अपनी जगह, बच्चे अपनी जगह। जब आप शादी करते हैं तो दोनों परिवारों के, चाहे वो लड़की का परिवार हो चाहे वो लड़के का परिवार हो, एक्सपेक्टेशन होती है कि उनका परिवार बढ़े। शादी का कारण ही क्या है? अगर आप परिवार नहीं बढ़ा पाए, अकेले रहो। और उस अकेले रहने के लिए बच्चे ढूंढते हैं लिव इन रिलेशनशिप। ये बड़ा सब बच्चों को पता है कि लिव इन रिलेशनशिप सुप्रीम कोर्ट ने वैध कर दिया। अरे भाई ये तो पहले ही वैध था, लेकिन अब लाइफ में आ गया। लेकिन उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और ऐड की है जो शायद किसी के उसमें नहीं है। उन्होंने कहा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि लिव इन रिलेशनशिप वैलिड तो है, लेकिन उसके साथ साथ सोशल नॉर्म्स को नहीं भूलें। अब सुप्रीम कोर्ट है, वो कानून के हिसाब से बात करते हैं, वो उसको अवैध नहीं ठहरा सकता। लेकिन धीरे से उन्होंने ये भी कह दिया है कि अपने जो मॉरल्स है, अपने जो संस्कृति है, उसके दायरे में है। और हमारी संस्कृति लिव इन रिलेशनशिप को कभी भी मंजूर नहीं करती। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। और मैंने भी देखे बहुत सारे केसेस हैं, थोड़े दिन चलता है, उसके बाद भयानक लड़ाई है और प्रॉब्लम्स हो रही है। दूसरा, जब भी आप शादी करने जाए तो फाइनेंसेस, हर घर में आपको बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े फ्लैट, बड़ा लैंड का पार्ट नहीं मिल सकता। हर एक की अपनी लिमिट है। न तो वो आपके मायके में रहा होगा और न आपके ससुराल में। अगर है भी तो आप मायके की चीज मायके में छोड़ के ससुराल में वहां देखें कि क्या है इनके पास, क्या मैं उसमें सर्वाइव कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। कर सकते हैं तो आगे बढ़े, नहीं तो छोड़ दो। फैमिली, जब आप जा रहे हैं शादी करें तो वहां फैमिली जरूर होगी। कितनी बड़ी फैमिली है, क्या आप उसमें एडजस्ट कर पाएंगे? वो आपको पहले डिस्कस करते हैं। घर का काम, अगर आप अलग भी हैं, सपोज आपने ये डिसाइड कर लिया पति पत्नी ने कि हम शादी के बाद अलग मकान लेके जहां काम कर रहे हैं वहां रहेंगे, अब दोनों काम कर रहे हैं तो घर का काम कौन करेगा? लड़की भी काम कर रही, लड़का भी काम कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये मैंने खुद भी देखा है, जहां पति पत्नी काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही पोस्ट पे है, लेकिन जब घर आता है तो पति कहता चल मैं चाय बना के लाऊं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो खुद चाय बना के ले? तो ये सोच हमें थोड़ी बदल रही है, दोनों को मिलकर काम करना है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं हमारे समाज में भी तो लड़कियां ही करेगी, लड़के करेंगे। लड़कियों को वैसे तो होता है कि पति मेरा सारा काम करे, लेकिन जब कोई भारी चीज उठानी होती है या मैस्कुलिन होती है, अरे जरा हेल्प करो। यानी मेरा कहने का ये मतलब है कि हम जब बराबरी करते हैं तो हम बराबर नहीं होते। बहुत सी चीजों में अलग एंटिटी है, अलग रहेगी, उसकी रिक्वायरमेंट, उनकी कैपेबिलिटीज अलग अलग है, उसी हिसाब से हम आगे काम करें। एक दूसरे से उम्मीद, शादी के बाद, शादी से पहले थोड़ी बातें होती हैं, उसमें हो जाता ठीक है हम तुम्हें, लड़के ने कह दिया कि पढ़ाई से नहीं रोकेंगे, काम करने से नहीं रोकेंगे, बुला जैसे ही घर में आते हैं उसकी नौकरी भी छूट गई, उसकी पढ़ाई भी छूट गई। तो ये चीजें पहले डिस्कस करनी चाहिए। लंबा चल रहा है सेशन, मैं इसको अभी थोड़ा वो करूंगा क्लोज। तो हमारे जो कल्चर है, खासकर हिंदू कल्चर, इसमें सगाई का महत्व है। सगाई के बीच में और शादी के बीच में एक वक्त दिया जाता है। वो क्या है कि एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के परिवारों को समझे। एक क्वेश्चन था कि आप लोगों को पूछने का भी आज मौका नहीं मिलेगा क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन जो जनरली पूछा जाता है ऐसी सभाओं में से, वो ये है कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? बताएं आप लोग, कितने लव मैरिज के फेवर में, कितने अरेंज मैरिज के फेवर?
खड़े करो हाथ, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझने की कोई बात नहीं। अरेंज के फेवर में कितने हैं? बाकी सब लव मैरिज के फेवर में। एक्चुअली लव मैरिज करने वाले का जो मेन मुद्दा होता है वो ये है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान लेंगे, फिर शादी करेंगे तो बड़ी आसानी होगी, जबकि ऐसा है। जितने लव मैरिज करने वाले होते हैं, जो लव लड़के लड़कियां, वो जब बात करते हैं तो भविष्य की बात तो बहुत ही कम करते हैं, परिवार की बात ही बहुत कम करते हैं। एक दूसरे को पता ही नहीं होता कि इसके परिवार में क्या चल रहा है, इसके परिवार में बात का वक्त नहीं है। ऐसी ऐसी मैरिज है लव मैरिज जो 8 साल तक कोर्टशिप में रहे, शादी करी 1 महीने बाद, क्योंकि विचार नहीं, एक दूसरे को पता ही नहीं कि घर में क्या हो। इसलिए मेरा कहना है खाली लव मैरिज और आज के युग में खाली अरेंज मैरिज, दोनों में अगर पॉसिबल है तो लव कम अरेंज मैरिज। जब आप घर वालों को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, तो वो उसका बैकग्राउंड, उसके संस्कार सब में आता है, और अगर कहीं पर खटका है तो उस लव को वहीं एंड करके छोड़ दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज वक्त कम है, हम लोग फिर कभी, आपको जिसको भी मेरे से कांटेक्ट करना है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एज ए प्री मैरिटल काउंसलिंग या आफ्टर मैरिज काउंसलिंग। मेरा नंबर यहाँ से ले लें, मिल जाएगा आपको। और इसके साथ ही मैं यहीं पर अपनी दिवाली को रखा हूँ।